हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ द सीरीज। हमने फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर खत्म कर लिए थे एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम डी एंड एफ ब्लॉक खत्म करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक ओवर, देन हम ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, आपके पिछले लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर के बीच में 3 दिन का गैप आ चुका है। ठीक है, रीज़न बीइंग के ज़ुकाम ने और खांसी ने एक साथ धावा बोल दिया था मेरे पे। तो अभी मैं थोड़ी कंडीशन नॉर्मल है। ठीक है, हो सकता है कि आज का लेक्चर भी जो है मैं थोड़ा टेक्स में शूट करूं। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा बोलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बट अगर साथ दिया भगवान ने तो हम एक ही फ्लो में पूरे लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर एंड बिना टाइम वेस्ट किए हमारे डी एंड एफ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, आपके सामने यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक के नोट्स इसी के साथ अटैच आपको मिलेंगे। ठीक है, हम पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्लेसमेंट कहाँ है। ठीक है, तो बच्चा एक चीज़ समझो, आपका जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल होता है, ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ये 4 ब्लॉक्स में बटा होता है। पहला होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन सा है बच्चा? ये आपको स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप दिख रहे हैं, दिस इज एस ब्लॉक। ठीक है, दूसरा होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कौन सा होता है बच्चा? ये ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, यानी कि जो आखिरी के 6 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पी ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा आपको यहाँ ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो आपको दिख रहा है ब्लॉक पूरा, दिस ब्लॉक इज योर डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक का बच्चा दूसरा नाम जो है, इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, ये लैंथेनम से शुरू होके आपका लिशेटियम तक और एक्टिनम से शुरू होके ये लॉरेंसियम तक। ठीक है, ये जो आपको नीचे के 2 लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये जो 2 पीरियड दिख रहे हैं, ये एक्चुअली बच्चा यहाँ पर थे। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है लेंथेनॉइड। ठीक है, 57 to 71। ठीक है, ये क्या है बच्चा? ये जो लेंथेनॉइड है और दूसरी जो इसके अगली सीरीज है दैट इज एक्टिनॉइड, ये दोनों सीरीज बच्चा मिलके बनाती हैं आपका चौथा ब्लॉक, दैट इज दी एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम मेनली फोकस करेंगे वो डी ब्लॉक पे करेंगे, माने ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड जो आपका एफ ब्लॉक है उस पर करेंगे, माने इनर ट्रांजिशन मेटल्स या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए इसको नॉर्मल पे करते हैं। तो बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले तो समझो कि क्या होते हैं। दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी सब शेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। अब बच्चों को पेनल्टीमेट शेल का मतलब नहीं पता होता। पेनल्टीमेट शेल का मतलब समझो बच्चा क्या है कि जो आपकी वेलेंस शेल होती है। ठीक है, वेलेंस शेल हम सब समझते हैं कि जो सबसे बाहर वाली शेल होती है ना। तो जो वेलेंस शेल होती है, वेलेंस शेल से एक शेल पीछे होती है आपकी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, वेलेंस शेल है, उससे एक पीछे जो शेल होगी दैट इज पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल के जो पीछे शेल होती है उसे बोलते हैं हम प्री पेनल्टीमेट शेल। उसके बारे में मैं एफ ब्लॉक में बात करूंगा। ठीक है, चलिए, तो वो एलिमेंट्स, आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो वो एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आके गिरता है। ठीक है, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में आके गिरता है, वो कहलाए जाते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इनका जनरल बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? n-1d, जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 से 10 रहेंगे डी में, एंड ns 0 से 2 तक। ठीक है, यानी कि 0 से 2 तक s में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आप जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक की सीरीज हैं, ठीक है, इनको एक बार आप गो थ्रू करके देखिए। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चा, 3d एंड 4s। ठीक है, तो देखो n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहा 4। ठीक है, तो ns 4s हो गया। ठीक है, एंड n-1d, n-1 यानी कि 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगा 3d सीरीज के लिए। ठीक है, और बाकी सब आगे से आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 3d है, फिर 4d सीरीज होती है, फिर 5d सीरीज होती है। ठीक है, आपको एक बार पीरियोडिक टेबल पर दिखा देते हैं। देखिए बच्चा, ये जो आपको स्कैंडियम से लेके जिंक तक का सीरीज दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द 3D सीरीज। ठीक है, इसमें जो कन्फिग्रेशन होती है वो 3D4s होती है। ठीक है, जो वेलेंस कन्फिग्रेशन बाहर वाली होती है दैट इज 3D4s। उसके बाद बच्चा आपके पास ये वाले होते हैं एटीएम से लेके कहाँ तक? आपका कैडमियम तक। ये बच्चा कहलाई जाती है 4D सीरीज।
ये जो 4D सीरीज होती है इसके अंदर क्या होता है, 4D सीरीज के अंदर आपका कन्फिग्रेशन आगे बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि अब वो क्या हो जाती है 4D5S, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हैफनियम से लेके HF जहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज को नोन एज हैफनियम, हैफनियम से लेके मरकरी तक जो है आपकी कन्फिग्रेशन क्या है और बढ़ जाती है, ठीक है। दिस बिकम्स योर 5D सीरीज, ठीक है, ये 5D सीरीज बन जाती है। तो हम आगे से आगे जो है इन सीरीज को पढ़ते हैं, ठीक है, इसी पैटर्न में। चलिए, okay, so d block elements in which the atoms have incomplete d orbitals are known as ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। देखो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के एक बार इनकी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके देखना, ठीक है, इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सेट करके देखना, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इनके पास वेकेंसी होती है, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ठहराने के लिए इनके पास क्या रहती है, वेकेंट स्पेसेस रहती हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है, हम आगे ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स थी, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। बट एक बात बच्चा मेरी याद रखना, जिंक, कैडमियम, मर्करी, आपको पीरियोडिक टेबल में देखो, खुद देखो, जिंक, कैडमियम, मर्करी होते ये डी ब्लॉक का ही पार्ट है, ठीक है, दे आर अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। बट डी ब्लॉक का पार्ट होते हुए भी हम इन्हें कंसीडर नहीं करते एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है बच्चा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक ले लो, कैडमियम ले लो, मर्करी ले लो, इनकी पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स जो होती हैं, ठीक है, जो 3D 4D एंड 5D, ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं इनकी डी वाली, ये सभी की सभी डी ऑर्बिटल्स भरी होती हैं एकदम फुल, ठीक है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं इनके पास। वेकेंसी तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते अपने पास, तो क्या सिनेरियो बना कि ये या ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। बेशक ये डी ब्लॉक का पार्ट है, बट हम जिंक, कैडमियम एंड मर्करी को ट्रांजिशन मेटल में नहीं गिनते। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इवन दे आर अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसीडर्ड टू बी अ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। सो इन दैट केस यू हैव टू आंसर के इनके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन मेटल्स इवन आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। चलिए बच्चा, फिर हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है दैट इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको याद होगा जब हम पढ़ा करते थे हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 11th में, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका एटॉमिक साइज होता है, ठीक है, जो आपका एटॉमिक रेडियाई होता है, रेडियस होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो क्या होता है, घटता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। डी ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं होता, डी ब्लॉक के केस में जो है स्टार्टिंग तक कुछ टाइम तक तो ये सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आप, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, मैं थोड़ा ग्राफ पे भी जूम कर देता हूँ, ठीक है, ग्राफ बच्चा बहुत ज़रूरी है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर कोई ग्राफ आता है तो भूल के भी उसको मत छोड़ना, बेवकूफ़ी वाली बात करोगे तुम, ठीक है। तो बच्चा मैं 3D सीरीज पकड़ रहा हूँ, देखो ये स्कैंडियम वाली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अब देखो ये क्रोमियम तक जो है डिप रहा, ठीक है, यानी कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक साइज जो है वो गिरना चाहिए था, वो गिर रहा है। बट मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन पे एक चीज नोटिस करो कि इनके साइजेस जो है उसमें उतना बड़ा डिप नहीं आ रहा, ठीक है, बात को समझ रहे हो, इनके साइजेस में जो है उतना बड़ा डिप नहीं आ रहा, मतलब इनके साइजेस जो है वो एक दूसरे से कम है ज़रूर लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद निकल के बाद देखो कॉपर, जिंक, कॉपर जिंक में तो क्या हुआ सर, ग्राफ ऊपर चला गया, यानी कि हमारा एटॉमिक रेडियाई अलोंग द सीरीज पहले नीचे गया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बीच में रहा एंड देन ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई पहले घटा, बराबर रहा, फिर ऊपर चल गया। कैसे, एक्सप्लेनेशन को समझो, ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखो, as we move from left to right, atomic radii first decreases largely, ठीक है, and then decreases slowly and increases at the end of the series, ठीक है। देखो पहले बहुत तेजी से गिर रहा था, फिर धीरे धीरे करके गिरना शुरू हुआ और फिर ऊपर चला गया, ठीक है, ये राइज हुआ। ऐसा क्यों हुआ, देखो बच्चा यहाँ क्रोमियम तक की बात करते हैं हम, स्कैंडियम से लेके, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये क्रोमियम तक क्या था, क्रोमियम तक हमारा ना वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा था, ठीक है, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारा साइज घट रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से साइज क्या हो रहा था, घट रहा था। बट जैसे जैसे बच्चा हम
आगे बढ़ते गए, ठीक है। देखो यहाँ से क्रोमियम के बाद हम मैंगनीज पे आए, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब में क्या हुआ था कि with increase in number of electrons in n-1d subshell the screening effect increases, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम शील्डिंग, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ से शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है यहाँ से, देखिए क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया था। तो उस शील्डिंग इफेक्ट ने क्या किया, उस शील्डिंग इफेक्ट ने इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कर दिया, ठीक है। मतलब एक दूसरे को इन्होंने बैलेंस कर दिया। देखो अगर आप 20 न्यूटन की ताकत लगा के कोई चीज़ इधर खींच रहे हो और 20 न्यूटन की ताकत लगा के कोई चीज़ इधर खींच रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी ना अपनी जगह से मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। आप पढ़ते हैं ना फिजिक्स में बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, तो दोनों तरफ क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस है। अब ये जो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, इधर से क्या हो रहा था, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था और इधर से क्या था, आपका शील्डिंग इफेक्ट आ गया था। तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। दैट मीन्स जो डिप था वो नियरली थोड़ा कम हो गया, ठीक है, यानी कि अब जो साइज गिर रहा है वो धीरे धीरे करके गिर रहा है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद लास्ट है कि लास्ट में ये निकल से लेके जिंक तक ये स्पाइक ऊपर कैसे गई, ठीक है। इसके पीछे का रीजन होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। देखो आखिरी तक जाते जाते क्या हो गया था, हमारे एलिमेंट के पास इतने के इलेक्ट्रॉन्स हो चुके थे कि वो रिपल्शंस शो करना शुरू कर चुके थे, ठीक है, रिपल्शन शो करना शुरू कर चुके थे। और उस रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, ठीक है, इधर था एक इधर था, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया तो साइज बढ़ता गया, ठीक है। दिस इज नोन एज योर सीक्वेंस, या फिर कह लो कि आपका सीरीज क्या रहती है एटॉमिक रेडियाई की, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है, चाहे 3D सीरीज लो, चाहे 4D सीरीज लो, चाहे 5D सीरीज लो, ठीक है, सभी में यही पैटर्न फॉलो होता है। पहले एटॉमिक रेडियाई गिरता है, फिर थोड़ा कम गिरना शुरू होता है एंड देन ऊपर चला जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए ओके, देन हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा एक बात याद रखना, आप एस ब्लॉक का एलिमेंट ले लो, आप पी ब्लॉक का एलिमेंट ले लो, जनरली कंपैरिजन जो होता है वो एस ब्लॉक के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक में भी सभी मेटल्स हैं, ठीक है, एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो जनरली उनके साथ कंपेयर करके इसका क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि आउट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच वन इज हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसका हायर वैल्यू होगा मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का। सो इन दैट केस योर आंसर वुड बी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। रीजन समझते हैं बच्चा क्यों। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, हाई रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक फिनोमिना होता है बच्चा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या होता है फिनोमिना? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक मेरी बात को ध्यान से समझो, मेल्टिंग पॉइंट का एक्चुअल में मतलब क्या है, ठीक है, किसी चीज़ को उसकी सॉलिड फेज के बॉन्ड्स में ब्रेक करना, ठीक है, उसकी जो सॉलिड फेज में उसके बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उसे ब्रेक करके लिक्विड फेज में लेकर आना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और लिक्विड फेज से किसी चीज़ को गैशियस में लेकर आना, दिस इज कॉल्ड द योर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों अलग अलग सिनेरियो होते हैं, ठीक है। अब ये सिनेरियोज किस पे डिपेंड करते हैं, मेरा मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा हाई होगा या कितना ज़्यादा लो होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये बात इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरे एटम्स के बीच के बॉन्ड कितने स्ट्रांग है। जाहिर सी बात है, देखो बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो मुझे तोड़ने में भी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो बॉन्ड जो अगर स्ट्रांग है, ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड वीक है तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट भी कम और बॉइलिंग पॉइंट भी कम, ठीक है। इसीलिए बच्चा एक फिनोमिना है दैट इज मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड में के अंदर कितनी ताकत है, आपके मेटालिक बॉन्ड के अंदर कितनी ताकत है, ठीक है। वो कैसे देखी जाती है, वो डिपेंड करती है बच्चा आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे, आप डी ऑर्बिटल, अगर मैं आपको डी सबशेल बना के दूं, ठीक है, तो आप उसके लिए कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, डी के लिए तो 5 ऑर्बिटल बनती हैं, है ना। आपको देखना है कि उन 5 ऑर्बिटल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम के लिए क्या होता है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंगनीज के लिए देखो, मैंगनीज के लिए क्या होता है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं,
5 आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को आप गिनोगे, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, ये कुछ जस्ट अ मिनट, देखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एमबीएस माने मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। और ये जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब बच्चा सीक्वेंस क्या है, देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू जो होता है वो सबसे पहले इंक्रीज करता है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है, और फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। कैसे, हाँ आपको पीरियोडिक टेबल पे लेके चलते हैं ज़रा। देखिए स्कैंडियम मैंने आपको समझाया, स्कैंडियम के लिए अगर आप डी में इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो कितने आते हैं, एक आता है, माने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम के लिए 2 आएंगे, वेनेडियम के लिए 3 आएंगे डी के अंदर, ठीक है, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्रोमियम के लिए क्या होगा, क्रोमियम के लिए भी 5 आएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैग्नीज के लिए भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। आयरन के लिए भर के देखो ज़रा, ठीक है, आयरन के लिए भर के देखो, आयरन में आप 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 और छठा जो है उसको पेयर करोगे, यानी कि इस बार आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेड गिनने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस बार आपके पास, सिर्फ 4। यानी कि बच्चा क्या हो रहा था, ध्यान से समझना, पहले क्या हुआ, पहले आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे धीरे 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 करके मैग्नीज तक, ठीक है, उसके बाद वो घटना शुरू हो गए, ठीक है। जब आप अपना कोबाल्ट के अंदर जाओगे, ठीक है, आयरन के बाद जब कोबाल्ट देखोगे तो कोबाल्ट में कितने आएंगे, कोबाल्ट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, निकल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों में तो क्या होगा, इन दोनों में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, सीक्वेंस पहले बढ़ा, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले बढ़ी मैंगनीज तक, और मैंगनीज के बाद गिरना शुरू हो गई, ठीक है। यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट का आपसे सिंपल सी बात है, सीरीज पूछ ले, सीक्वेंस पूछ ले, तो आप कहोगे जी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बच्चा वो मैंगनीज तक क्या हो रहा है, मैंगनीज तक बढ़ रहा है और मैंगनीज के बाद घटना शुरू हो गया। क्लियर है मेरी बात। चलिए, अब इस मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के फिनोमिना को याद रखना, हम बहुत जगह इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, फिर टंगस्टन के बारे में और मरकरी के बारे में बात करते हैं। देखिए टंगस्टन जो होता है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। टंगस्टन, ये आपके नोट पॉइंट है कुछ एमसीक्यूज में जो काम आ सकते हैं आपके, कि टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसके पास यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ मैं, देखिए टंगस्टन जो होता है ये 74 एटॉमिक नंबर, इसके पास क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी हाईएस्ट रहता है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट किसका रहता है बच्चा, सबसे लोएस्ट होता है आपका मरकरी का। मरकरी का क्यों, क्योंकि आपको मैंने आज ही बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कि जिंक कैडमियम मरकरी के अंदर डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक कह रहा हूँ सॉरी, डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो फुली फिल्ड होती हैं, ठीक है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो जो मरकरी है उसका लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसीलिए वो क्या होती है, एक लौता ऐसा मेटल होती है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके। चलिए बच्चा, अब मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो दे शो ऑल द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात चल रही है कि वो सभी मेटल्स की जो जनरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जैसे सोनोरस साउंड निकालना, ठीक है, जब हम उस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो गूंजने की आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद लस्टर, ठीक है, ये सब जो है क्या होती हैं आपकी जनरल जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की थी हमने कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी के पीछे एक क्वेश्चन आया था एक बार कि क्रोमियम जो होता है इट इज़ हार्डर देन जिंक। क्यों, क्योंकि क्रोमियम के पास क्या था, क्रोमियम के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन जिंक के पास एक भी नहीं था, इसीलिए क्रोमियम का अपना क्या है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, एमबीएस ज़्यादा, तो क्या होगा उसका हार्डनेस भी जो है वो क्या रहेगा, हार्डनेस, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो सब ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आती है बच्चा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगेन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी आपका जो एमबीएस होता है, ठीक है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, वही यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती क्या है। आप किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को इमेजिन कीजिए, ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, आप उसे इमेजिन कीजिए। अब आपको इतनी चीज़ पता है कि हर सॉलिड स्ट्रक्चर का अपना एक क्रिस्टल लैटिस होता है,
है ना, उसका एक लैटिस होता है जिसमें उसके बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स जो है वो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। आप मान लीजिए कि आपको उस लैटिस में से एक एटम को निकालना है, ठीक है, एक एटम को निकालना है। कैसे निकालोगे? ऐसे हाथ डाला निकाल लिया ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको वो जो एटम आपको निकालना है उसके बाकी जगह जितने बॉन्ड बने हैं उनको तोड़ के अलग करना होगा। तो वो बॉन्ड तोड़ने में कितनी ताकत लगेगी? दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी कि बच्चा आसान भाषा में बोलूँ तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मुझे रिक्वायर्ड है किसी एटम को उसके लैटिस से अलग करने के लिए। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब देखो वही बात आ गई, बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा, वो एटम कितनी जल्दी अलग होगा बाकियों से, ये किस पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, जितना मजबूत बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी लेगा टूटने के लिए, जितना वीक बॉन्ड होगा उतना कम टाइम और एनर्जी लेगा टूटने के लिए। तो यहाँ पर भी बच्चा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ही काम आती है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हुई तो आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड मुझे चेक करने दीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है? हेलो, हो रही है, हो रही है। ठीक है, मेरे साथ पिछले 3 लेक्चर से धोखा ही हो रहा है मैंने पहले पहले लेक्चर में सोल्यूशंस वाला जब बनाया था तो माइक यूज़ किया था, ठीक है, एंड वो माइक जो था वो बीच में बंद हो गया, ठीक है, उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, वो माइक कभी चार्ज ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे मैंने दूसरे अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स जो थे वो यूज़ किए, वो भी बीच में धोखा दे गए। ठीक है, अब मैं पिछले 2 लेक्चर से ये तारों वाले हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट बच्चा हमारी बात आती है क्या, नेक्स्ट हमारी बात आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है बच्चा, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी एटम की, ठीक है, किसी भी एटम की या फिर किसी आयन की उसकी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना मेरा एनर्जी लगे, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना मेरा एनर्जी लगे, दैट इज नोन एज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसे बच्चा डेल्टा एच आई से रिप्रेजेंट किया होता है। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने इसलिए दी है क्योंकि ना कभी कभार जैसे हम देखते हैं कि स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखने की जगह ये सिंबल रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बच्चे जिनके थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स क्लियर नहीं होते वो घूम जाते हैं कि यार सर ये क्या आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखो, डेल्टा आई एच जो होता है इट इज़ द सिंबल ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बच्चा, ये किसके बराबर होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। यानी कि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरे न्यूक्लियस के अंदर जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना है। मान लीजिए मेरा न्यूक्लियस बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो जितनी जोर से उसने पकड़ के रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को, मेरे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालना, है ना, उतना ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये सब क्या है? ये सब है बच्चा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट याद रखो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D एंड 6D सीरीज एलिमेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ 3D एंड 4D एलिमेंट्स ड्यू टू लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सीक्वेंस के उल्टा चल रहा है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये मैं आगे आपको डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, हमारा एफ ब्लॉक का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है ये। ठीक है, हमारे एफ ब्लॉक का जो है एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, सो इसको स्किप मत कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, उसके बाद बच्चा नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब आपको मैं ना 2 चीज़ें बताऊंगा, एक होते हैं बच्चा इंटरस्टिशियल कंपाउंड और एक होते हैं आपके एलॉय। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, बच्चे जनरली इनको ना सेम समझ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क होता है। देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बच्चा आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, बोरॉन, ये सब जो है ये क्या कर जाते हैं, इनके लैटिस की छोटी छोटी स्पेसेस में छिप जाते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल एकदम ना छुपन छुपाई का खेल समझो। मान लो मेरा जो ये लैटिस है, ठीक है, ये सारा मेरा लैटिस है, ठीक है, इसके बीच में आपको एक काले काले रंग से मैंने जो लाइंस बना रखी हैं, ठीक है, कुछ खाली जगहों को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर खाली जगह है। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बच्चा इन खाली जगहों को बोलते हैं वॉइड। ठीक है, VOID। ठीक है, वॉइड। तो इस वॉइड्स के अंदर, ठीक है, इन वॉइड्स के अंदर क्या होता है, आपके
बहुत छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी कॉपर का है, ठीक है, कॉपर का लैटिस है, जिंक का लैटिस है, ठीक है, स्कैंडियम का, टाइटेनियम, वेनेडियम, किसी का भी, ठीक है, किसी का भी लैटिस है, उसके अंदर एक खाली जगहें होंगी जिन्हें हम वॉइड्स बोलते हैं। इन वॉइड्स के अंदर, इन खाली जगहों के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन जैसे छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो आके छिप जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके एटम छुपा है, इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके एटम बैठा है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। सो देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। मैंने आपको बताया कैसे बनते हैं, छोटा एटम बड़े के लैटिस में छुप जाता है स्पेसेस में। दे आर यूजुअली नॉन स्टोशियोमेट्रिक एंड आर नाइदर टिपिकल आयनिक और कोवेलेंट, ठीक है। ये आयनिक भी नहीं होते बच्चा, ये कोवेलेंट भी नहीं होते, और इनकी कोई स्टोशियोमेट्री भी नहीं होती, ठीक है। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है इनके लैटिस में छुपा है, कितना कार्बन छुपा है, नाइट्रोजन छुपा है, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आयोनिक भी नहीं होते, ये कोवेलेंट भी नहीं होते, ठीक है। बॉन्ड इसके अंदर बने ही नहीं है, देखो खुद सोचो ना, बॉन्ड बने ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो आके उन स्पेसेस में बैठ गया एटम, ठीक है, उसने इधर उधर कहीं छेड़खानी नहीं की, बॉन्ड नहीं बनाया, तो ना ही ये कोवेलेंट कंपाउंड गिने जा सकते हैं, ना ही हम इनको आयनिक कंपाउंड में गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चा, कि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड होते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो काफ़ी हार्ड होते हैं, उसके बाद काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, जल्दी मेल्ट नहीं होते, और उसके बाद दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ठीक है, मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन करके रखते हैं। मेटालिक कंडक्टिविटी क्या होती है ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर केमिकली इनर्ट, ये बच्चा मेन पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज में पूछा गया है, ठीक है। आपके सामने मैं 2-3 टाइप के कंपाउंड्स रखूं तो आपको उसमें से देख के बताना होगा कि इनमें से किस टाइप का कंपाउंड जो है वो क्या है, केमिकली इनर्ट है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको कोई भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड से रिलेटेड एग्जांपल मिलता है तो आंख बंद करके उस पर टिक कर देना, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर आपको इन 4 एटम्स हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन, इन 4 में से कोई एक भी एटम इंटरस्टिशियल स्पेसेस में छुपता हुआ दिखे, वहां पे आपको टिक कर देना है, ठीक है, आंख बंद करके। क्लियर है? चलिए, उसके बाद बच्चा बात आती है हमारी एलॉय फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, एलॉय फॉर्मेशन क्या होती है बच्चा, देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो हमने समझ लिए, एलॉय कैसे बनते हैं वो समझो। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो एलॉय बनाने में बड़े माहिर होते हैं, ठीक है। अब एलॉय बनता कैसे है, एलॉय बनता ऐसे है कि डी ब्लॉक के जिनके साइजेस नियरली सिमिलर हैं, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो नियरली सिमिलर साइजेस वाले हैं, जैसे कॉपर हो, कॉपर जिंक आजू बाजू के हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, निकल एंड क्रोमियम भी एक होता है, ठीक है, जिनकी हम नाइक्रोम वायर आपने सुनी होगी कभी, ठीक है, नाइक्रोम वायर वो जो लाल हो जाती है हीट देने पे, इनके साइजेस ना बच्चा नियरली सेम होते हैं। साइजेस सेम होने की वजह से मान लो कॉपर जिंक का अगर एलॉय बनाया है तो बीच में जिंक के 2-3 एटम्स के कॉपर ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इन दैट केस क्या हुआ, आपका एक एलॉय बना, उस एलॉय का नाम क्या होता है, ब्रास, ठीक है, उस एलॉय का ना क्या नाम है, ब्रास होता है, ठीक है। जिंक था, उसके 2-3 एटम्स थे, उनको रिप्लेस कर दिया किसने, कॉपर ने। अब यहाँ पर बच्चा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं हुई थी, एटम को हटा के खुद उसकी जगह नहीं लगा था, यहाँ पर ये करेगा, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होगी, कॉपर जो है वो जिंक के एटम्स को हटा के खुद उसकी जगह पे लग जाएगा, तो ये क्या होता है आपका एलॉय फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सो एलॉयज क्या होते हैं, बेसिकली दे आर होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस तो वही होते हैं बच्चा जो कि हमें किसी चीज़ को मिक्स करके मिलते हैं, ठीक है, जो होमोजेनस होते हैं, ठीक है। होमोजेनस का मतलब ऊपर से नीचे देखने पे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा मेटल कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, इक्वल कॉम्पोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द सॉलिड कह लो या फिर थ्रू आउट द सोल्यूशन कह लो, उन्हें हम होमोजेनस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट आता है हमारा कि मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पढ़ लेते हैं एक बार, वैसे तो समझा दिया है, ठीक है। मैनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स एलॉय बिकॉज दे हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू विच दे कैन ईजिली रिप्लेस द एटम्स और अनदर एलिमेंट्स, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एक एलॉय बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा, एग्जाम्पल है इसकी, कॉपर जिंक को मिला के ब्रास बना दिया, ब्रोंज जो है वो किसको मिला के बनता है, कॉपर और टिन को मिला के बनता है, ठीक है, जो ब्रोंज होता है, और तीसरा मैंने आपको बता दिया नाइक्रोम,
ठीक है, निकल एंड क्रोमियम को मिला के नाइक्रोम बन जाता है। ठीक है, एलॉयज का बच्चा क्या रहता है, एलॉयज का जो कह लो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, एलॉयज भी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ही होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है बच्चा हमारे मैग्नेटिक बिहेवियर पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा ना इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। आप बच्चा फिजिक्स जब पढ़ते हैं, ठीक है, आप फिजिक्स में आई होप सो कि आप वो मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन पर आ चुके होंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में मैं आपको बताता हूँ, आप ना 3 टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ाए जाते हैं आपको। एक होता है बच्चा डायामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इन तीनों टाइप के जो मैग्नेटिक बिहेवियर्स होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो डायामैग्नेटिक होता है वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज़्यादा रिपेल करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बहुत ज़्यादा रिपेल करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को। जो फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, बड़ा अच्छा खासा प्रेमी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का। पैरामैग्नेटिक इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट तो करता है, ठीक है, उसको अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक जितना नहीं करता। क्लियर है इतनी बात? तो ये 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसमें हम 2 टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे जनरली। ठीक है, दैट इज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। अभी के लिए आप इतना समझो कि जिनके पास तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक। ठीक है, अभी के लिए आपके पास सिर्फ समझने के लिए इतनी चीज़ है। ठीक है, तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अब बच्चा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है दैट इज म्यू, उसका फॉर्मूला होता है √n × n+2। ठीक है, आपको मैं मैग्नेटिक मोमेंट जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है, ये सीबीएसई का एमसीक्यू है। ठीक है, सीबीएसई का फेवरेट एमसीक्यू है ये। आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कितना है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जितना आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका वैल्यू होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, बस उसके आगे कुछ पॉइंट समथिंग लग जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट वुड बी 5.80, 5.12, ठीक है, 5.23, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि मेरे जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा वो उतना ही होगा। ठीक है, उतना ही वैल्यू होगा, बस उसके आगे पॉइंट समथिंग लग जाएगा। ठीक है, अगर 4 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 4.23, 4.89, ऐसे करके कुछ भी, बस 4 लगना चाहिए उसके आगे। ठीक है, 4 पॉइंट, दैट्स इट। सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, मैग्नेटिक मूवमेंट का आंसर खत्म। क्लियर है इतनी बात? जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे तो हम ज़रूर इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे एक अलग सीरीज़ जब मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन सॉल्विंग की, ठीक है, तब हम ज़रूर इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, उसके बाद बच्चा मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया हमारा। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, पहली बात तो समझो कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। आपके ना एक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर इन्हें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बोल देते हैं, या फिर आसान भाषा में इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक अलग चैप्टर है पूरा। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हम बनाएंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा और हमेशा ही क्या होता है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, सो मेनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्यों बनाते हैं? बिकॉज उनका एटॉमिक रेडियाई स्मॉल होता है। दूसरा, एटॉमिक रेडियाई स्मॉल है उसकी वजह से इसका हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, या फिर कह लो कि हायर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसका जो स्मॉल एटॉमिक रेडियाई था वो होता है। ठीक है, मेन जो इसका रीजन है दैट इज प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स सो दैट दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। ठीक है, सिंपल समझो। ठीक है, अभी इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, वो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए हम रखेंगे। आप सिंपल समझो कि सेंटर में एक मेटल होता है और आजू बाजू जो मेटल को इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं ना, ठीक है, मेटल को इलेक्ट्रॉन भेजने का जो काम करते हैं सारे ग्रुप्स, उनको लिगेंड बोला जाता है। ठीक
ठीक है, लिगेंड बोल लो, लाइगेंड बोल लो, ठीक है, आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो लाइगेंड्स होते हैं, ठीक है, लिगेंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर देते हैं। अब डी ब्लॉक वालों के पास क्या था, डी ब्लॉक वाले जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन आए तो इनके पास उसको रुकाने के लिए कमरा है, ऑर्बिटल है रुकाने के लिए उन्हें। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है, लीगेंड जो है वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है मेटल को कि यार एक काम कर, तू ना मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी ऑर्बिटल में रख ले संभाल के, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो लीगेंड है, एक के पास मेटल था, उसके पास क्या था, रखने के लिए कमरा था, ऑर्बिटल थी। तो इन दोनों ने एक कोऑर्डिनेशन से ना एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से एक बॉन्ड बन गया। उस बॉन्ड का नाम होता है बच्चा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसकी वजह से इन कंपाउंड्स को जो इस तरीके से बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से, उन्हें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। तो इनके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चा आती है हमारी बात कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स, वो कई रिएक्शंस में कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ठीक है, जब मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स कराया था तो मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट का जो काम होता है वो होता है रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, ठीक है। बीच बीच में हम पिछला भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है, कैटलिस्ट। तो कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो करने की जो प्रॉपर्टी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास है। क्यों, क्योंकि इनके पास बच्चा एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप किसी भी मेटल को देखिए उसका अपना एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एक बहुत ही बड़ी रेंज शो करते हैं, ठीक है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर +7 +8 तक भी जाते हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे करके इनके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी बातें उन्हीं पे होंगी, ठीक है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं एंड देयर कंपाउंड्स शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं किसी भी रिएक्शन में। आपके सामने इतना अच्छा एग्जांपल है, ये रिएक्शन देखी देखी लग रही है, क्लास 11th कुछ भूला भटका याद आ रहा हो तो, ठीक है। इसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, बीच का डबल बॉन्ड टूटता था, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाते थे, ठीक है, H2 ऐड कराते थे ना हम इसमें। तो उसमें देखो हम क्या कैटलिस्ट यूज़ करते थे, निकल प्लेटिनम पैलेडियम। और मज़े की बात यह है कि निकल, ठीक है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये तीनों क्या है, पहली बात तो तीनों आते ही एक ग्रुप में है, और दूसरा ये तीनों डी ब्लॉक के पार्ट है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। फिर आती है बच्चा बात कि इनके कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं। देखो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से बने कंपाउंड्स हैं, जैसे आप KMnO4 पढ़ते हैं, ठीक है, हालांकि उनमें चलो ये फिनोमेना नहीं होता, ठीक है, जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी उस एग्जांपल को रहने देते हैं। आप जितने भी देखो, कॉपर सल्फेट देखो, जिंक सल्फेट देखो, ठीक है, उनके अंदर आपको क्या मिलता है, जिंक सल्फेट नहीं सॉरी, ठीक है, कॉपर सल्फेट में आपको क्या मिल जाते हैं, कलर कंपाउंड मिलता है, ठीक है, FeSO4, ठीक है। FeSO4 कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये कलर्ड क्यों होते हैं, इनके पास बच्चा याद करो हमने बोला था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उन अनपेड इलेक्ट्रॉन के बलबूते पे, उन अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बच्चा ये एक फिनोमेना शो करते हैं, दैट इज योर डी ट्रांजिशन, ठीक है, विच इज डी ट्रांजिशन, ठीक है। डी ट्रांजिशन क्या होता है भाई, समझना, आपकी डी ऑर्बिटल में 5 होती हैं, ठीक है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं, है ना। क्या उन पांचों का एनर्जी सेम है, मैं कहता हूँ नहीं, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। आपको मैं अगले चैप्टर में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू कराने से पहले एक बात बता देता हूँ, ठीक है, उसमें भी हम यही सेम चीज़ पढ़ेंगे कि जो आपकी पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स होती हैं, दे आर नॉट हैविंग द सेम एनर्जी, उनके पास अलग अलग एनर्जीज होती हैं। उनमें से 3 ऑर्बिटल्स का कुछ अलग एनर्जी है, 2 ऑर्बिटल्स का कुछ अलग एनर्जी है, ठीक है। सो हियर वी हैव दी इनके बीच के जो एनर्जी गैप होते हैं, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आगे पढ़ेंगे, बड़ा मस्त टॉपिक है एकदम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझो कि दोनों के बीच में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होती हैं, 2 ऊपर बांटी 3 नीचे बांटी, दोनों के बीच में एनर्जी का गैप है जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब भाई ये वाला जो आपका एनर्जी लेवल होता है, 2 वाला,
ठीक है, इसे बोलते हैं Eg। और ये वाला जो आपका एनर्जी लेवल होता है दिस इज T2G, ठीक है, इसका नाम होता है T2G, ठीक है। तो एक T2G एनर्जी लेवल होता है, एक Eg एनर्जी लेवल होता है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे वहां पर बच्चा इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन शो कर सकता है। डी ट्रांजिशन मतलब वो T2G से Eg में जा सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, T2G से किस में जा सकता है, Eg में जा सकता है, और Eg से T2G में आ सकता है। तो ये क्या हुआ, विद इन डी सब शेल, ठीक है, विद इन द डी सब शेल उसने क्या किया, ट्रांजिशन लिया। इसी ट्रांजिशन की वजह से बच्चा क्या आता है, इसी ट्रांजिशन की वजह से आपके पास कलर आता है, क्योंकि हम जानते हैं जब वो ट्रांजिशन लेगा तो उसको एनर्जी मिली, ठीक है। मान लो T2G था, उसने T2G से Eg में जाना है, उसको एनर्जी मिली, वो किस में चला गया, Eg में चला गया T2G से निकल के। अब यहाँ पर वो स्टेबल नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम स्टेबल नहीं रहेगा, तो वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल पर आते टाइम वो सारी एनर्जी जो उसने गेन की थी, ठीक है, जो सारा पंप लेके वो उठा था, ठीक है, एनर्जी का, वो सारी की सारी एनर्जी वो बाहर फेंक के वापस अपने लोअर लेवल पर आएगा। और जो एनर्जी उसने बाहर फेंकी वो किस फॉर्म में होती है बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिन्हें आप पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे। तो उसमें क्या होता है, एक विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, वेवलेंथ एग्जैक्टली उसी के बीच में रहती है 450 से लेके 700 नैनोमीटर तक के, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो उस वेवलेंथ का कोई भी कलर आपको दिख जाता है, ठीक है। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मोस्टली कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, मोस्टली कह रहा हूँ मैं, सभी नहीं कह रहा, मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं व्हाट दे आर हैविंग, दे शोज डी ट्रांजिशन, ठीक है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस, देयर कंपाउंड आर कलर्ड, ठीक है, उनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, देखो कॉपर सल्फेट जो होता है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखना ध्यान से, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होता है इट इज कलर्ड बट जिंक सल्फेट इज कलरलेस, क्यों, क्योंकि कॉपर क्या था, कॉपर के पास आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, ट्रांजिशन शो कर सकता है, ठीक है, लेकिन जिंक सल्फेट नहीं कर सकता। सर ये कैसे, आपने बोला कि कॉपर की जो आखिरी जो डी होती है, ठीक है, 3D होता है कॉपर का, वो पूरा फुल फिल्ड होता है, तो ये फुली फिल्ड होके भी कैसे कर लिया बच्चा, याद करो कॉपर का 3D फुली फिल्ड होता है, लेकिन उसमें 4s को देखो, 4s1 होता है ना, वो कॉपर का कन्फिग्रेशन क्या है, 4s1 एंड 3D10, है ना। तो वो s जो है उसकी वजह से क्या है, हमें स्टिल अनपेड जो है कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। बट जिंक सल्फेट, जिंक के देखो, जिंक में क्या होता है, 3D भी पूरा भरा हुआ है, 4s भी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने का तो क्या है, चांस ही नहीं है। क्लियर है इतनी बात, चलिए, दिस वॉज अबाउट द डी ट्रांजिशन, ठीक है। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, ठीक है, कि जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है वो किस वजह से होती है, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट बच्चा कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ, एक वेराइटी ऑफ आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है, देखो आपके दो ऑर्बिटल्स ली, ठीक है, आपने दो ऑर्बिटल्स ली, ठीक है, एक होती है n-1d ये वाली, ठीक है, n-1d याद करो, अगर मैं आपको 3D सीरीज के केस में बताऊं तो 3D सीरीज के केस में हम इसे क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं, ठीक है, n-1 और ns, ये जो दो आपके लेवल्स होते हैं इनके बीच में पार्टिसिपेशन हो जाती है, ठीक है, n-1d और ns के बीच में क्या रहती है, पार्टिसिपेशन हो जाती है ड्यू टू नियरली सिमिलर एनर्जीज। इसी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट शोज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से इन बॉन्डिंग इन डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। जब डिफरेंट कंपाउंड्स की बॉन्डिंग होती है तो n-1d भी जो है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, और ns के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस आपका जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड के अंदर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है जो भी होगा, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। कौन कौन करता है बच्चा, 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास होती है, देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज के पास होती है, दैट इज +7। एंड जो बच्चा ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम के पास क्या होता है, ऑस्मियम के पास पूरे डी ब्लॉक का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +8, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपसे कभी अगर केस स्टडी में पूछी जाएं, ठीक है, तो इनके आंसर गलत मत करना।
फिर बच्चा आते बात हमारे केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। तो केमिकल रिएक्टिविटी सीधी सीधी डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना कम रिएक्टिविटी, ठीक है। कह लो कि जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम सारा कुछ ये कवर कर चुके हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सॉरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने क्या किया था, सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट कवर किया था। तो आपको मैंने बताया था कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी कम वैल्यू गिनी जाएगी, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है उतनी मोर वैल्यू गिनी जाएगी। तो देखिए ई नॉट का वैल्यू अगर कम है मतलब नेगेटिव में है, ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव है केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन अगर जो ई नॉट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब जो आपके डी ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक वाले जो होते हैं इनके लिए तो क्या रहती है, वैल्यू जो होती है ई नॉट की वो जनरली नेगेटिव रहती है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती है, ठीक है, मतलब बहुत कम वैल्यू होती है, इसलिए इनका रिएक्टिविटी हाई रहता है, ठीक है। रिएक्टिविटी का इनका हाई रहता है। इसमें एक लौती एक्सेप्शन जो है वो कॉपर होती है। कॉपर का आपको याद होगा दैट इज 0.34 वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसकी ई नॉट वैल्यू जो होती है वो क्या रहती है, आपकी पॉजिटिव में रहती है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। क्यों है, ई नॉट वैल्यू कम है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है आपका हाई रिएक्टिविटी है। क्लियर है, केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब समझ आया। फिर आती है बच्चा बात हमारी ऑक्साइड फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन देखते हैं हमारा कि मेनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स की माने एक होते हैं आपकी मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर वही बात आ गई बच्चा कि बहुत सारी वेरिएबिलिटी होती है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, एंड ड्यू टू दैट हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मोनोऑक्साइड्स भी बनती हैं इसमें डी ब्लॉक के साथ, हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स भी बनती हैं, ठीक है, हमारे पास पर ऑक्साइड्स भी बनती हैं डी ब्लॉक के साथ, ठीक है। तो बच्चा एक नोट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, ठीक है, बट पिछले 2-3 साल से सीबीएसई जो है जैसा मतलब फिजिक्स के साथ कर रही है, तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस बार थोड़ा केमिस्ट्री के साथ जो है सीबीएसई खेलना पसंद करेगी, क्योंकि बड़े साल से केमिस्ट्री जो है वो सीधी सीधी पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सीबीएसई जो है वो थोड़ा सा लेवल अप करेगी, तो हम बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स जो होते हैं हम उन्हें भी नहीं स्किप कर सकते, ठीक है। तो एक बहुत ही बारीक पॉइंट है कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, माने जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, और आयनिक कैरेक्टर भी जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगेन क्वेश्चन आने का चांस इज़ वेरी वेरी लेस, बट हम क्यों ही पंगा लें, ठीक है। एक बहुत छोटी सी चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी है कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, और आयनिक कैरेक्टर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। बस इतनी बात याद रखो, हमको कोई रिक्स नहीं लेना है ठीक है। वो क्या बोलता है उसमें मीम में, अपने को रिक्स नहीं लेने का है, ठीक है। तो रिस्क मत लो इस चीज़ से, ठीक है। चलिए अब हम हमारे एफ ब्लॉक पे आते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक वाले बच्चे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक का क्या मतलब होता था, जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आके गिरता है। एफ का क्या होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एफ ऑर्बिटल में आके गिरेगा, मान लो एफ सबशेल में आके गिरेगा ऑफ द प्री पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। देखो मैंने समझाया था, मतलब एक होती है वेलेंस शेल, एक होती है पेनल्टीमेट शेल, उसके पीछे पेनल्टीमेट से जस्ट एक पहले होती है आपकी प्री पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो जब प्री पेनल्टीमेट शेल की किसी भी एफ सब शेल में या फिर कह लो कि एफ ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट गिना जाएगा। क्लियर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-2f 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन, n-1d 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, 0 से लेके 1 है ये, ठीक है। उसके बाद ns2। क्लियर। उसके बाद बच्चा बात आती है आपकी लेंथेनॉइड्स की, ठीक है। आपको बताया था मैंने कि एफ ब्लॉक के अंदर क्या होती है, एफ ब्लॉक के अंदर आपकी दो सीरीज आती हैं बच्चा, एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज, एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे लेके जाता हूँ, ठीक है, पहले हम पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। चलो 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 पीरियोडिक टेबल आ जा। ये देखो जूम करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा सारा कुछ, है ना। ये देखिए एल ए और एल यू, ठीक है बच्चा, इन एलिमेंट्स का नाम क्या होता है, लेंथेनम और लुशेटियम, ठीक है। इस सीरीज का जो 57 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो इस सीरीज का पहला एलिमेंट है दैट इज योर
लेंथेनम, इसलिए इस सीरीज को लेंथेनॉइड सीरीज बोला जाता है। इससे जो नेक्स्ट सीरीज है उसका पहला एलिमेंट एक्टिनम है, ठीक है, दैट इज एटॉमिक नंबर 89। उससे इसीलिए उस सीरीज को एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है। अब बच्चा आपको पता होना चाहिए कि सीरीज शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ठीक है। सीरीज के बीच के एलिमेंट आपको अगर याद करने हैं अपने इंटरेस्ट के लिए तो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस लेवल ऑफ एजुकेशन पे, इस लेवल ऑफ स्टडी पे आपको भी ज़रूरत नहीं है कि आपको एलिमेंट्स पता हो, ठीक है। आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि लेंथेनॉइड सीरीज का पहला एलिमेंट लेंथेनम होता है और आखिरी एलिमेंट क्या होता है, ल्यूशेटियम होता है, ठीक है। ये आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है बेसिकली, ठीक है। और जो एक्टिनॉइड सीरीज होती है उसका पहला एलिमेंट एक्टिनम होता है और आखिरी एलिमेंट लॉरेंसियम होता है, ठीक है। तो लेंथेनम से ल्यूशेटियम तक लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनम से लेके लॉरेंसियम तक क्या होगी आपकी एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। सो लेंथेनम से ल्यूशेटियम लेंथेनॉइड्स, एक्टिनम से लेके लॉरेंसियम तक एक्टिनॉइड्स, ठीक है। चलिए, ओके, सो यस। अब बच्चा हम आते हैं हमारे सबसे पहली बात लेंथेनॉइड्स पे, ठीक है। पहले हम लेंथेनॉइड्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्टिनॉइड पे जाएंगे एंड देन हम इनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को पढ़ेंगे। देखिए जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, ठीक है, उनमें मैंने बताया लेंथेनम से शुरू होकर ल्यूशेटियम तक होगा। जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इनका, वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड्स का +3 +2 एंड +4, ठीक है। लेंथेनॉइड्स की बात चल रही है। अगर मैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को कंपेयर करके बताऊं, ठीक है, तो उसमें जो सी होती है आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3 दोनों में होगी। लेंथेनॉइड सभी लेंथेनॉइड्स में भी है, सभी एक्टिनॉइड्स में भी है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है कि जिरकोनियम का साइज हैफनियम के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए एटॉमिक नंबर 40 और एटॉमिक नंबर 72 देखो, ये एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आ रहे हैं अलोंग द ग्रुप। हमें पता है बच्चा कि अलोंग द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, साइज बढ़ता है, ठीक है, साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो कायदे से क्या होना चाहिए था, जिरकोनियम जो है वो हैफनियम से छोटा होना चाहिए था, है ना। जिरकोनियम जो था वो क्या होना चाहिए था, हैफनियम से छोटा होना चाहिए था। पर बच्चा यहाँ पर क्या होता है, असली रियल केस क्या है, रियल केस ये है कि जो जिरकोनियम है वो हैफनियम के नियरली सिमिलर साइज का है। ऐसा क्यों, ये फिनोमिना होता है बच्चा आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, ये अराइज होता है पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर सकते, ठीक है। 4f इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर सकते, f का वैसे ही बहुत बेकार शील्डिंग इफेक्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। सो इस वजह से क्या होता है, जो साइज बड़ा होना चाहिए था, सॉरी जो साइज छोटा होना चाहिए था जिरकोनियम का, वो बड़ा होकर नियरली हैफनियम के बराबर का आ जाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा अगर बात ये चली रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीक्वेंस होता है असल में स्क्रीनिंग इफेक्ट का, ठीक है, बहुत बच्चे जिन्होंने 11th क्लास में इस चीज़ को सीरियसली नहीं पढ़ा वो अब सुन लो कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का सीक्वेंस होता है वो होता है कि एस, जो एस होते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक वाले जितने होते हैं उनमें स्क्रीनिंग अच्छी होती है, ठीक है। एस सबशेल का स्क्रीनिंग सबसे अच्छा होता है, पी का उससे बेकार होता है, डी का उससे बेकार होता है और एफ का सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट के बेस पे मैं इंक्रीज लगाऊं, ठीक है, अरेंज करूं, तो एफ का सबसे बेकार होगा, उससे बढ़िया डी का, उससे बढ़िया पी और सबसे बढ़िया एस, ठीक है। क्लियर। चलिए दूसरे बच्चे इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा, लेकिन स्क्रीनिंग की वजह से जिरकोनियम का साइज क्या हो गया, हैफनियम के नियरली इक्वल हो गया। फिर बच्चा बात आती है आपके लेंथेनॉइड्स के यूजेस क्या क्या हैं। तो लेंथेनॉइड्स को हम ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट मेकिंग अलॉय स्टील विद विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स, ठीक है। आपको ना एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं, जो आपकी बुलेट्स होती हैं, ठीक है, जो फायर करते हैं, ठीक है, वो बुलेट्स बनाने के लिए लेंथेनॉइड्स का यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली दैट मेटल इज मिश मेटल, ठीक है, मिश मेटल का यूज़ करते हैं। वो मिश मेटल कैसे बनता है आपके सामने लिखा हुआ है, किसी भी लेंथेनॉइड को आयरन, ठीक है, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के साथ मिला के उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज मिश मेटल,
ठीक है। और ये मिश मेटल जो होता है ये बुलेट्स बनाने में काम आता है, ठीक है। कई लोग जो बड़े शौकिया टाइप के होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इससे घरों की डेकोरेटिव आइटम्स बनवा लेते हैं, ठीक है, मिश मेटल का यूज़ करके, विच इज़ लाइक क्वाइट कॉस्टली, ठीक है, काफ़ी महंगी होती हैं। कभी अगर ज़िंदगी में बहुत पैसा आया, ठीक है, तो मेरे को भी ये शौक़ है कि कभी बनवाएंगे, अगर ये लीगल हुआ तो। चलिए, तो नेक्स्ट आती है बच्चा बात हमारी एक्टिनॉइड्स के बारे में। अब एक्टिनॉइड्स कहाँ से लेके कहाँ तक थे, एक्टिनम से लेके लॉरेंशियम तक थे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, दीज आर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 5f ऑर्बिटल, ठीक है। लेंथेनॉइड्स में क्या होता था, लेंथेनॉइड्स के अंदर याद रखो 4f ऑर्बिटल के अंदर आकर इलेक्ट्रॉन गिरता था, लेकिन ठीक है, लेकिन जब 5f के अंदर गिरेगा तो वो कौन सी सीरीज होगी, एक्टिनॉइड सीरीज। अब बच्चा आपकी जब मैं बात करता हूँ लेंथेनॉइड सीरीज की, तो उसके अंदर ना नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल आते हैं सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे तो नहीं कह सकते, उसमें एक प्रोमीथियम नाम की चीज़ होती है विच इज़ रेडियो एक्टिव, ठीक है। प्रोमीथियम को छोड़ के बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव है। पर एक्टिनॉइड्स का केस अलग है। एक्टिनॉइड्स में सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स जो है एक्टिनॉइड्स के वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सिमिलैरिटीज़ की बात करें जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी अगर छोड़ के गए, मैं ऐसी गंदी लठ बजाऊंगा ना तुम्हारे, ठीक है, थप्पड़ खाओगे तुम मेरे से अगर छोड़ के गए तो, ठीक है। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन जो होती है वो दोनों के अंदर प्री डोमिनेट करती है, जैसे मैंने बताया था कि दोनों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ठीक है, जो कि हर बार होगा ही होगा, वो क्या होता है, प्री डोमिनेट कौन करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एंड हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब देखो बच्चा, दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, एक होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब होता था शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। बट जब मैं बात करता हूँ व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, देन इन दैट केस क्या होता है, अपने से दूर भेजना, ठीक है, अपने से दूर भेजना, या फिर कह लो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेज के डोनेट करने की कोशिश करना, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है एंड हेंस इनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्लियर। उसके अलावा थर्ड जो पॉइंट होता है, ठीक है, दैट इज के इन दोनों के पास क्या होता है, दे हैव देयर ओन कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना, ठीक है, इनके पास अपने अपने कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना होते हैं, दैट आर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। चलिए, आफ्टर दैट बच्चा हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो डिफरेंसेस में क्या आएगा, सबसे पहले आते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। इनके बीच के डिफरेंसेस में सबसे पहला होता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस। देखो, +3 के अलावा लेंथेनॉइड +2 और +4 शो करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के तौर पे। +3 तो होता ही है ना, ठीक है, दो तो दोनों का कॉमन है। +3 के अलावा लेंथेनॉइड +2 एंड +4 शो करते हैं, लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो +3 के अलावा +4, +5, +6, +7 ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चा कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। लेंथेनॉइड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना सकते, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बना सकते, कॉम्प्लेक्सेस बनाने की प्रॉपर्टी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी किनकी होती है, एक्टिनॉइड्स की होती है, ठीक है। सो एक्टिनॉइड्स आर हैविंग मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। लास्ट बच्चा हमारी बात आती है कि लेंथेनॉइड जो होते हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, प्रोमीथियम, ठीक है। मैं लेक्चर खत्म होने पे आपको दिखाऊंगा भी प्रोमीथियम का पोजीशन कहाँ है, ठीक है। तो एक्टिनॉइड के अंदर जितने भी आते हैं बच्चे वो सभी क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स के अंदर आने वाले जितने भी आपके हैं दैट आर रेडियो एक्टिव, ठीक है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मैं आपको प्रोमीथियम का पोजीशन दिखा दूँ, ठीक है, ये देखिए, आपको एटॉमिक नंबर 61 देखना है, ठीक है, ये देखो एटॉमिक नंबर 61, एटॉमिक नंबर 61 इज प्रोमीथियम, ठीक है, एंड इट इज द ओनली एलिमेंट इन द लेंथेनॉइड सीरीज विच इज रेडियो एक्टिव। इसके अलावा लेंथेनम से लेकर लॉरेंशियम तक प्रोमीथियम के अलावा कोई सा भी एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, दे ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है, ओनली प्रोमीथियम इज द रेडियो एक्टिव वन, ठीक है। चलिए बच्चा, यहाँ पर हमारा डी एंड एफ ब्लॉक भी खत्म होता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मैं थोड़ा ठीक होके आऊँगा, ठीक है, एंड अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती।